हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। इससे पहले मैं 7 मॉक टेस्ट करवा चुका हूं एक तरीके से, जिसमें हर मॉक टेस्ट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और जिनका मैं विश्लेषण भी करता हूं। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि आपको कितना आता है और जो नहीं आता है उसको आप सीख पाएं। अगर चैनल पर कोई नया है, जो पहली बार चैनल को देख रहा है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उसको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है या मनोविश्लेषण सिद्धांत है? तो आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, तो इसलिए इनका सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? जो सीखने के प्रगति के दौरान वक्र बनते हैं, जो आपने देखे हैं कि नतोत्तर वक्र बनता है, उन्नोत्तर वक्र बनता है, मिश्रित वक्र बनता है। तो ये जो वक्र होते हैं वो किस बात के सूचक होते हैं? इनसे क्या जानकारी मिलती है? सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की रचनात्मकता के सूचक? बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। तो ये सीखने की प्रगति के सूचक है कि किस तरीके से आप सीख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? ये पहले सेटों में भी आ चुका है, तो अगर नहीं देखे हैं तो आप क्रम से पूरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर आराम से एक एक करके देखें, अपना मूल्यांकन करें और जो नहीं आती उसको सीखे जानकारी को। तो व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो किसने दिया? बंडूरा और वाल्टर ने, और डॉलर्ड और मिलर ने, कॉल रोजर्स ने या युंग ने? तो सभी को पता होना चाहिए ये बंडूरा का सिद्धांत है अधिगम। तो बंडूरा और वाल्टर ने दिया। देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिया है और यहीं पर सामाजिक विकास का सिद्धांत हो जाए अगर। किसका सिद्धांत? सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत देने वाले कौन है? वाइगोत्स्की है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप कि वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत देने वाले हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अब व्यक्तित्व के मापन में, बुद्धि के मापन में या अधिगम के मापन में, नैतिकता के मापन में? बताइए किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ये अधिगम के मापन में प्रयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, प्रसार क्षेत्र है, माध्यिका है, औसत विचलन है या मानक विचलन है? केंद्रीय प्रवृत्ति का जो है वो एक माप है, वो क्या है इसका ऑप्शन? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप जो होती है वो माध्यिका होती है। तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही है। और क्योंकि आप जानते हैं कि माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति में वैसे तो 3 इकाई है, एक माध्य है, माध्यिका और बहुलक है, लेकिन चूंकि केंद्रीय प्रवृत्ति की इनमें से जो इकाई पूछी है ऑप्शन में, तो वो कौन सी है? माध्यिका दी है। ठीक है। तो ध्यान रखिए आप 3 इकाई होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, और ये भी किसी न किसी सेट में आ चुका था पहले, कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्रॉ ए मैन टेस्ट? तो बताइए कौन सा भिन्न है? तो देखिए ये 16 पीएफ जो टेस्ट है वो भिन्न है, क्योंकि यह व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि है। ठीक है। जबकि टीएटी, क्लाउड पिक्चर टेस्ट तथा ड्रॉ ए मैन टेस्ट जो है वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकासात्मक जो कार्य है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? हॉलिंगवर्थ ने, हैवी हस्ट ने, जीन प्याजे ने या हॉल ने? तो ये इसका ऑप्शन सही है, हैवी घस्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मैरी फील्ड ने, टॉरेंसन ने, कॉल एवं ब्रूस ने या कैंट ने? बताइए किस इसका ऑप्शन क्या सही होगा कि किसने सृजनशीलता की पहचान के लिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण किया है? तो ये है टॉरेंसन। ठीक है। टॉरेंसन ने सृजनात्मक परीक्षण किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अधिगम के जो प्राथमिक नियम है जो कि आपको पता होंगे, थांडाइक ने दिए हैं, उन प्राथमिक नियमों में से एक नियम है, बताइए कौन सा है? अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम? तो सभी को पता है इसमें 3 नियम है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, है ना, और तत्परता का नियम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है?
केस अध्ययन विधि जो होती है उसमें, प्रयोगीकरण में, सर्वेक्षण में या अंतर्दर्शन में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये जो केस अध्ययन विधि होती है, केस स्टडी वाली, उसके अंतर्गत आप अन्वेषण का उर्ध उपागम का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम, मतलब एक परिस्थिति में सीखा गया अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, तो उसे कहते हैं चिंतन कहते हैं, स्मृति कहते हैं, अधिगम अंतरण कहते हैं या बौद्धिक विकास कहते हैं। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है, अधिगम अंतरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जी वाशल के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन या उपक्रम। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सही है डी पार्ट, उपक्रम। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ने प्रत्यन एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये सबको याद है, पावलोव ने, एगास्टी ने, थांडाइक ने या रोस्टर। तो ये किसका सिद्धांत है? तो ये सभी को पता है कि थांडाइक का सिद्धांत है प्रत्यन एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत, और ये बहुत अच्छा कथन है, उन मनोवैज्ञानिक गुणों का गतिशील मॉडल है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा या कथन किसने दिया है? एम एल मन ने, एस फ्राइड ने, जी डब्ल्यू आलपोर्ट ने या जे डेसील ने। तो बहुत फेमस है ये जी डब्ल्यू आलपोर्ट। इन्होंने ही व्यक्तित्व में कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील मॉडल है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न कि सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन, विलंबित पुनर्वलन या पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। बताइए कि जब सीखने के दौरान अगर पलायन है तो वो किस बात पर आधारित है? वो देखिए नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित है, क्योंकि अगर सीख रहे हो तो फिर पलायन क्यों करोगे? ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण या स्वर विज्ञान। तो बताइए क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं स्वर विज्ञान। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न, टीएटी द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया ये टीएटी? तो टीएटी इस परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? रोशा है, आलपोर्ट है, मैस्लो है या मुरे है? तो मार्गन एवं मुरे ने बनाया है और इसका पूरा नाम है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, या हिंदी में कहने तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न बात करें तो अगला प्रश्न है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है उसमें बाधा आना कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है, कुंठा कहलाता है या आक्रामकता कहलाता है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है, क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज? बताइए कौन प्रभावित करता है? तो इसका बी पार्ट सही है, आनुवंशिकता आंख के रंग को प्रभावित करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या अवधान से? तो ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतर का या प्रतिक्रिया निर्माण का? मतलब शिक्षक ने एक छात्र को मारा, पीटा और उसने फिर अपने घर पर जाके अपनी बहन को मारा, पीटा, तो ये किस प्रकार का, मतलब एक तरीके से किस बात का उदाहरण बनता है? तो बताइए किस बात का उदाहरण बनता है? ये बनता है विस्थापन का। ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चीज विस्थापित हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? मतलब गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? पावलोव है, स्किनर है, थांडाइक है या कोहलर है? तो सबको पता होना चाहिए ये कोहलर हैं जिन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने वाले कोहलर ही है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा? देखिए ये पता होगा सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, इदम, अहम और पराहम। तो उसमें
अहम जो है वो किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अहम निर्देशित होता है वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी पार्ट सही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा? भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? देखिए, इसको अगर दे दिया गया तो भूख की कमी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो सीधी सी मतलब है, इसमें क्या कह दिया उसने कि IQ बराबर क्या होता है? MA/CA इंटू 100। अब IQ दे दी उसने 75, MA पूछ रहा है, CA उसकी कितनी है? एक 16 वर्ष का है, इंटू कितनी हो गई? 100। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो MA बराबर कितना निकल आएगा? 75 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100। तो 25 तियां 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 4 तियां 12। तो MA कितनी आ गई? 12 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होते हैं। तो बताइए इसका ऑप्शन आंसर कौन सा सही होगा? तो दोनों ही होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न कि मनोग्रसित बाध्यता विकृति है, मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, या काय प्रारूप विकृति है? बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? तो देखिए, मनोग्रसित जो बाध्यता होती है वो एक प्रकार की चिंता विकृति होती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? पावलाव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, या युंग के द्वारा? तो ये दिया गया है युंग के द्वारा। ठीक है, और युंग ने अचेतन को दो भागों में बांटा, एक व्यक्तिगत अचेतन और एक सामूहिक अचेतन। तो इस तरीके से आपने आज के इस सेट में, जो कि आप कह सकते हैं कि सेट 8 है, और इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आपको कितने नंबर प्राप्त हुए ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना उसमें मूल्यांकन करिए, और साथ ही साथ नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि जल्द से जल्द टेट और सुपर टेट दोनों की घोषणा होने वाली है। तो अपना आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।